द सब्जेक्ट नेम इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का नाम है डायरेक्ट टॅक्स। ठीक आहे, हमने इसके डेफिनेशन के बारे में आपण याच्या मीनिंग बद्दल आधी 11वी-12वीला वाचलं ते थोडंफार, की डायरेक्ट टॅक्स काय असतं, इनडायरेक्ट टॅक्स काय असतं. सो नाउ व्हॉट इज एक्झॅक्टली डायरेक्ट टॅक्स. या सेमला तुम्हाला डायरेक्ट टॅक्स असेल, कदाचित नेक्स्ट सेमला तुम्हाला इनडायरेक्ट टॅक्स असणार. ठीक आहे, आता डायरेक्ट टॅक्स म्हणजे काय की वेन अ पर्सन पेज द मनी डायरेक्टली टू द गव्हर्नमेंट. डायरेक्टली टू द गव्हर्नमेंट म्हणजे काय की मी पैसे कमवले, आई हैव अर्न द इनकम और डायरेक्टली पेमेंट गव्हर्नमेंट को कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हाला सॅलरी भेटली, सॅलरी मधून तुमचा टॅक्स कट होऊन गव्हर्नमेंटला डायरेक्टली गेला, म्हणजे पैसे तुम्ही डायरेक्ट कमवले, पैसे तसे तसे गव्हर्नमेंटला डायरेक्ट गेले. ठीक आहे. सेकंड एक्झाम्पल, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची इन्कम झाली, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही शेअर्स विकत घेतले आणि शेअर्स विकले, शेअर्स तुमच्या पैशाने विकत घेतले, शेअर्स विकले पण तुमच्यासाठी, पैसे पण तुम्हाला झाले आणि तुम्हीच डायरेक्टली गव्हर्नमेंटला टॅक्स पे केला. दॅट इज डायरेक्ट टॅक्स. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल पर्सन जेव्हा डायरेक्टली टॅक्स गव्हर्नमेंटला पे करतो त्याला डायरेक्ट टॅक्स बोलतात. अँड व्हॉट इज इनडायरेक्ट टॅक्स. इनडायरेक्ट टॅक्स म्हणजे जेव्हा अ पर्सन इनडायरेक्टली विदाउट नोइंगली टैक्स गवर्नमेंट ला पे करतो, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स. मतलब जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दुकान में जाके एक डेयरी मिल्क खरीदा या एक पार्ले जी खरीदा, तो वो पार्ले जी का जो पैसा है वो मैंने पे किया, फॉर एग्जांपल 5 रुपीज, लेकिन दैट 5 रुपीज रॅपर वरती लिहिलेलं असतं इन्क्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. मतलब क्या, उस पार्ले जी के 5 रुपए के अंदर उसका अमाउंट प्लस टॅक्सेस दोनों भी इंक्लूडेड है. म्हणजे जे अननोइंगली अपन पे करतो त्याला इनडायरेक्ट टॅक्स असं बोलतात. लेकिन अपना सिलेबस चलेगा डायरेक्ट टैक्स पे. तसं बघायला गेलं सिलेबस खूप वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन अगर सम्स देखोगे तो सम्स बहुत इजी है, जिस हिसाब से अपने को सॉल्विंग करना है. ठीक है, बेसिक पोर्शन, बेसिक टर्म्स चॅप्टर नंबर 1 मध्ये आपल्याला फक्त थिअरीज करायची, मतलब सम नाहीये, फुल कन्सेप्चुअल चीज है की अब एसएससी, असेसमेंट, असेसमेंट ईयर, हे सगळे टर्म्स आपल्याला शिकायचे, ये सब टर्म्स सीखना है. सम नंबर 2 मतलब चैप्टर नंबर 2, स्कोप ऑफ टोटल इनकम. दिस इज योर प्रैक्टिकल चैप्टर. स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज योर प्रैक्टिकल चैप्टर. प्रैक्टिकल है ये प्रैक्टिकल चैप्टर है. ये दिख रहा है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस, बोथ ऑफ दिस आर प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ह्याच्यावरती तुम्हाला सम येणार, या दोन गोष्टींवरती तुम्हाला सम येणार. इसके आगे से जो चालू होगा वो आपके लिए हेड्स ऑफ इनकम रहेगा. ठीक है, नाउ व्हाट आर हेड्स ऑफ इनकम. जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है वो तुम्हारे लिए सम्स है. जेवढे पण हेड्स ऑफ इनकम मी तुम्हाला सांगणार आहे ते तुमच्यासाठी सम आहे. आता हेड्स ऑफ इनकम म्हणजे काय, एखादा व्यक्ती किती मार्गाने पैसे कमावू शकतो, एक इंसान कितने तरीके से पैसा कमा सकता है, इज कॉल्ड एज हेड्स ऑफ इनकम. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको पूछू की तुम्ही कसे पैसे कमवू शकतात, तर तुम्ही 5 मेथड्सनी पैसे कमवू शकतात. आप 5 तरीके से पैसा कमा सकते हो. सबसे पहला तरीका, आप कहीं पे जॉब कर सकते हो तो आपको सैलरी मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी. ठीक है. दूसरी चीज, अगर आपके पास एक घर है, 2 घर है, एक घर में आप खुद रह रहे हो और एक घर आपने रेंट पे दे दिया, एक घर में आप खुद रह रहे हो और एक घर आपने रेंट पे दे दिया, तो वो बन गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. पहला बना इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा बना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेड कौन सा है. 2 हेड्स पढ़े हमने. नेक्स्ट हेड है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस. प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है वो. मतलब थर्ड इनकम मतलब क्या, कि आपको सैलरी मिली, आपका घर है वो आपने रेंट से दिया. तीसरा इनकम है आपका बिझनेस भी है, त्या बिझनेस मधनं तुम्हाला प्रॉफिट होतोय किंवा गेन होतोय. बिझनेस एंड प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं, इसको पीजीबीपी बोलते हैं. ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन. प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन वर्ड यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है. ठीक है.
नेक्स्ट आपका हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नाउ व्हाट इज कैपिटल गेन? जब भी आप कोई भी आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट करते हो, प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट सेल आउट करते हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी गेन, मतलब कैपिटल गेन। ठीक है। एंड लास्ट इन्कम इज योर अदर सोर्सेस। अजून कुठूनही पैसा तुम्हाला जर आला इतर मार्गाने, जसं की तुम्ही बेटिंग खेळली, तुम्ही पत्ते खेळलात, तुम्ही घोड्यावरती बेटिंग केली, असं काही केलं, तुम्हाला बाहेरून दुसरीकडून एक्स्ट्रा इन्कम जर काही आली, दॅट इज कॉल्ड एज अदर सोर्सेस. तर मग 5 गोष्टी आपण काय बघितल्या? पहिला हेड ऑफ इन्कम आपण बघितली ती म्हणजे कुठली इन्कम बघितली? पहिली इन्कम बघितली ती म्हणजे इन्कम फ्रॉम सॅलरी. दुसरी इन्कम, इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. तिसरी इन्कम, इन्कम फ्रॉम बिझनेस. चौथी इन्कम, इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन. आणि पाचवी इन्कम, इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ऑल ऑफ दिस आर युअर प्रॅक्टिकल चॅप्टर्स. हे 5 तुम्हाला प्रॅक्टिकल चॅप्टर्स आहेत. ठीक आहे. नाव व्हॉट इज दिस नेक्स्ट वन? डिडक्शन फ्रॉम टोटल इन्कम. आता बऱ्याचशा वेळेला काय होतं की आपण कमवलेले पैसे सगळ्याचे सगळे गव्हर्नमेंटला जाऊ नये, सगळ्याचे सगळे गव्हर्नमेंटला जाऊ नये म्हणून गव्हर्नमेंटने काय केलं? दे हैव गिवन अस सम डिडक्शंस. डिडक्शंस मतलब क्या? अपना कमाया हुआ पैसा अपने पास बचे या अपना मेहनत का पैसा अपने पास ही रहे, उसके लिए गवर्नमेंट ने हमको थोड़े बहुत एग्जम्पशन्स दिए हैं और थोड़े बहुत डिडक्शंस दिए हैं. हे रूल्स आहेत जेणेकरून आपण आपला टॅक्स वाचवू शकतो, ऑफिशियल तरीके से बचा सकते हैं. वो रूल्स हम लोग ये 80 सेक्शन 80 में पढ़ने वाले, मतलब डिडक्शन ऑफ टोटल इन्कम. आणि लास्ट चॅप्टर म्हणजे कम्प्युटेशन ऑफ टोटल इनकम, ज्याला सोप्या क्या सिंपल लैंग्वेज में या फिर टैक्स के लैंग्वेज में आप GTI बोलोगे. ठीक है. GTA ना है, गेम नहीं है, तो GTI. GTI दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम म्हणजे काय? जब किसी इंसान को इस पांचों मीन्स, इस पांचों गेन्स हेड से इनकम आएगी, उसको GTI बोलते हैं. म्हणजे इनकम फ्रॉम सॅलरी प्लस इनकम फ्रॉम प्रॉफिट and gain plus income from house property plus income from capital gain plus income from other sources. म्हणजे आता मी तुम्हाला 5 हेड्स सांगितले, जो मैंने आपको 5 हेड्स बताया, उन पांचों हेड्स को, जब उन पांचों हेड्स को हम लोग प्लस करेंगे तब अपने को मिलेगा GTI. जब इन पांचों हेड्स को हम लोग प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा GTI. ठीक है. विल गो फॉर अ क्विक रिवीजन एंड देन मूव अहेड. ठीक है. हमने अभी तक सिर्फ पोर्शन देखा है. पोर्शन में बेसिकली मैंने आपको बताया स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 हा तुमच्यासाठी सम है. रेसिडेंशियल स्टेटस जो हम लोग आज चालू करने वाले, ये तुम्हारे लिए सम है. इनकम फ्रॉम सॅलरी हेड्स ऑफ इनकम है, म्हणजे इथून तुम्ही पैसे कमवू शकतात. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हाऊस प्रॉपर्टी तुमच्यासाठी इनकम है. इनकम फ्रॉम गेन, प्रॉफिट एंड गेन तुमच्यासाठी इनकम है. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इनकम है. अदर सोर्सेज इनकम है. मतलब अगर मैं बोलूं कि व्हाट आर माय इनकम, व्हाट आर माय इनकम, सो आई हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम. 5 हेड्स ऑफ इनकम. सबसे पहले मैंने पैसा कहां से कमाया? सैलरी से. फिर मैंने पैसा कहां से कमाया? HP चा फुल फॉर्म, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, HP चा फुल फॉर्म म्हणजे पी वर्किंग नहीं है. HP म्हणजे हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है. हाउस प्रॉपर्टी में से जो आपको पैसा मिला, हाउस प्रॉपर्टी बेच के नहीं, हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देके आपको जो पैसा मिला वो. तीसरा मतलब आपका गेन, कैपिटल गेन. पी वर्किंग नहीं हो रहा है मेरा, इसके लिए पी टाइप नहीं हो रहा है. कैपिटल गेन. उसके अलावा आपका अदर सोर्स, और किधर से अगर पैसा आया तो. उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो इन 5 तरीकों से हम पैसा कमा सकते हैं. टॅक्सच्या भाषेत फक्त या 5 मार्गातनच आपण पैसे कमवू शकतो. यही 5 तरीके हैं जिससे हम पैसा कमा सकते, जिसको हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं.
और जब इन सब का मैं करूंगा टोटल, इन सब का जब मैं करूंगा टोटल, तो अपना लास्ट चैप्टर बनेगा वो है GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आप लेस करोगे आपके डिडक्शन, जो चैप्टर 8-7 में दिख रहे हैं, डिडक्शंस जीटीए तो बहुत बात की बात है, ठीक है। चैप्टर इसी तरीके से चलेंगे और अपने को यही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये ऊपर के पार्ट जो है वो आपके हेड ऑफ इनकम है या सगेंची बेरीज के लिए 1 2 3 4 5 सगेंची बेरीज के लिए क्या आपका जीटीआई बनेगा, क्या बनेगा, जीटीआई बनेगा, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड टू अवर फर्स्ट टॉपिक। Some examples of direct and indirect tax, income tax, capital gain tax, STT, shares विकल्यावरती लागतो, perquisite tax मतलब purchase tax and corporate tax, these all are direct tax. अपन income tax शिकणार है याच्यापैकी, ठीक है। इनडायरेक्ट टॅक्स इस साल का तुम्हारा कंसेप्ट है नहीं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स म्हणजे फक्त आणि फक्त जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी से हम लोग ने लिंक कर लिया अभी, ये सिर्फ एग्जांपल करके तुमको बताया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर, ठीक है। अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। आता नीट ऐकून घ्या मी काय बोलतोय, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आपको लिखना पड़ेगा। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आपके आंसर में आप हर बार लिखोगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। आता आपला कंसेप्ट काय सांगतो अभी। फॉर एग्जांपल जब भी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो आप माइक अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। सिंपल, अगर मेरे को जानना है कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो कि नहीं हो, तर मला कसं माहिती पडेल आप इंडिया के रेसिडेंट हो कि नहीं हो, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ विल आई नो कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो कि नहीं हो? कसं माहिती पडेल मला? एनीवन कॅन अनम्यूट। आपण इंडियामध्ये राहतो म्हणून कसं माहिती पडेल आपल्याला? आपण इंडियामध्ये राहतो ना सर. एक मिनिट, in our domestic certificate. हाँ आता बोला। कसं माहिती पडेल कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया? अपने को इस तरीके से मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जर तुम्हाला आता कोणी विचारलं किंवा तुमचं नाव ओमकारच काय आहे किंवा धनश्रीच काय आहे किंवा हिबाच काय, तो आप उसको क्या दिखाओगे? आप उसको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओगे। तो आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका होता है दैट इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस का आइडेंटिटी। आता टैक्स क्या बोलतो कि टैक्स किसी भी इंसान को इंडियन, एनआरआई ऐसा करके नहीं देखता है। टैक्स क्या बोलता है? अ पर्सन कैन बी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो व्यक्ति रेसिडेंट असू शकतो किंवा नॉन रेसिडेंट फॉर पेइंग टैक्स, टैक्स भरने के लिए रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में ही रहना चाहिए, वो कितने दिन इंडिया में स्टे कर रहा है, वो कितने दिन इंडिया में स्टे कर रहा है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि ही विल बी रेसिडेंट और ही विल बी नॉन रेसिडेंट। तर रेसिडेंशियल स्टेटस मध्ये आपल्याला काय सांगायचं है कि इंसान इंडिया का रेसिडेंट है कि नहीं है। आप बोलोगे सर हम तो इंडिया में ही रहते हैं तो हम तो रेसिडेंट ही है, असं नसतं। टॅक्स मध्ये रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूफ करावं लागतं और प्रूफ करने के लिए हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 पढ़ने वाले हैं। तो दो तरीके के रेसिडेंट होते हैं, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि यू आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जर तुम्ही प्रूफ केलं
की तुम्ही कोण आहेत बेटा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया आहात, तर तुम्हाला हे प्रूफ करावं लागणार की ऑर्डिनरी रेसिडेंट के नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. आप बोलोगे सर ये क्या है, था साधारण रेसिडेंट, असाधारण रेसिडेंट. अभी ये क्या रजनीकांत की तरह नहीं है, दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी. हे सगळं डेज वरती चालणार. ठीक है. अगर आपको स्लाइड दिख रहा है तो स्लाइड के साइड में मैंने कुछ तो बेसिक कंडीशन लिखा है, दिखा, बेसिक कंडीशन करून लिहिलंय. बेसिक कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन नंबर 2. ठीक है. अब इसके पहले सिर्फ तुमको मैं 2 कंसेप्ट बता देता हूं. एक मतलब ए वाय आणि एक म्हणजे पी वाय. ठीक है. नाउ व्हाट इज ए वाय एंड पी वाय, सुन लो. ए वाय म्हणजे असेसमेंट ईयर. ए वाय म्हणजे काय बेटा, असेसमेंट ईयर. आणि पी वाय म्हणजे प्रीवियस ईयर. अगर आपको मालूम रहेगा, थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा, तो हम लोग इस साल का टैक्स अगले साल भरते हैं. म्हणजे आपण 2019-20 मध्ये जे पैसे कमवले, बराबर, जो हमने 19-20 में पैसा कमाया, उसका टैक्स हम लोग भरेंगे कब, 2021 में. बरोबर ना. कारण की जोपर्यंत 1920 संपत नाही तब तक मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट क्या है. मतलब साल पूरा होने के पहले मेरे को मेरी इनकम मालूम नहीं पड़ेगी, मेरे को मेरी इनकम मालूम नहीं पड़ेगी. तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, वी हैव क्वेरी इन चैट बॉक्स. ठीक है. तो मेरी इनकम मेरे को कब मालूम पड़ेगी, 31 मार्च के बाद. मेरे को इनकम कब मालूम पड़ेगी, 31 मार्च के बाद. तो ज्या वर्षीचा आपण टॅक्स मोजतोय, जिस साल का हम लोग टैक्स गिन रहे हैं, वो होता है प्रीवियस ईयर. और जिस साल ये टैक्स गिन रहे हैं, जिस साल ये टैक्स भरेंगे, वो होता है असेसमेंट ईयर. कंसेप्ट क्लियर. मैंने 2 कंसेप्ट बताया तुमको, एक है असेसमेंट ईयर, एक है प्रीवियस ईयर. ध्यान से सुनो. प्रीवियस ईयर मतलब 1920. आपण या वर्षी कुठल्या वर्षामध्ये, हम लोग इस साल 2021 में है. ठीक है. हम लोग इस साल 2020 में है. 2020 मतलब 2021 एकेडमिक फाइनेंशियल ईयर, जो बहुत पनवती चालू है अपने लिए. देखते भी आगे जाके क्या होता है. ठीक है. तो 2021 मध्ये आपण कधीचा टॅक्स भरणार आहे, 2021 में हम लोग 1920 का टॅक्स भरने वाले. हे कधी पण लक्षात ठेवा. अपन या वर्षी मागच्या वर्षीचा टैक्स भरतो, हम लोग इस साल पिछले साल का टैक्स गिनते हैं. तो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, क्लियर. डाउट रहेगा तो आपके स्क्रीन पे रेज ऑफ हैंड करके एक ऑप्शन रहेगा, तो आप वो करके दिखा सकते हो. या फिर डाउट नहीं रहेगा तो थंबनेल का इमेज शो कर सकते हो, सो आय कॅन अंडरस्टँड की तुम्हाला समजलंय. डाउट नसेल तर माईक अनम्यूट करून तुम्ही विचारू पण शकतात. एवाय पीवाय क्लियर झालं. एवाय पीवाय क्लियर होगा तो अपने को आगे सम चालू करने को. क्लियर हुआ एवाय पीवाय. तो एक आया. हो सर. येस. क्लियर है. हाँ. हो. ठीक है. आता आपल्याला रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट शिकायचं. अभी सबसे पहले आपको हर सम में ऐसे ही लिखना है, अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 देयर आर 2 कंडीशन. एक इंसान इंडियन कहलाएगा, मतलब टैक्सेबल कहलाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा, इफ ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज. इफ ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज. एका वर्षात किती दिवस असतात, 365. आणि कदाचित जर तुम्हाला माहिती असेल, लीप ईयरचा कंसेप्ट माहिती है. लीप ईयर, आपको लीप ईयर का कंसेप्ट पता है. लीप ईयर ऐकले का. लीप ईयर ऐकले हा. सर, पण कन्सेप्ट नाही माहिती. लीप ईयर म्हणजे ज्या वर्षी 366 दिवस असतात, जिस साल 366 डेज होता है, उसको लीप ईयर बोलते हैं. मतलब या वर्षी 2020 में आपका लीप ईयर है, बरोबर. लीप ईयर असलं की 365 च्या बदली तुम्ही किती घ्याल, 366. तुम्ही बोला सर इससे क्या फर्क पड़ेगा. इससे फर्क पड़ेगा आपके डेट में, 66. क्योंकि अगर आप इंडिया के अंदर कितने दिन रह रहे हो एक साल में,
182 डेज, जर तुम्ही इंडियाच्या आतमध्ये 182 डेज राहत आहात, रह रहे हो, अगर 182 डेज अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आप कौन कहलाओगे? रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे और आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि टू बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू नीड टू फुलफिल एनी वन कंडीशन ऑफ दिस टू। कंडीशन नंबर 1 है कि यू शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज इन द पीवाई। पीवाई मतलब क्या बेटा? पीवाई का मतलब प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में कितना दिन चाहिए हो? 182 डेज। जर तुम्ही एक दिवस जरी कमी असलात, 181 डेज भी इंडिया में हो, तो यू विल नॉट फुलफिल द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अगर पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो आप सेकंड कंडीशन देखोगे। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में रहो। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि आप सिर्फ 60 दिन इंडिया में रहो। कितने दिन इंडिया में रहो? 60 दिन। कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में, 19-20 में। और उसके पहले 4 साल, 19-20 के पहले 4 साल मतलब 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16 बराबर। ये पिछले 4 साल, 19-20च्या अगोदरचे 4 वर्षात तुम्ही इंडियामध्ये किती दिवस असले पाहिजे? 365। मतलब यहाँ पे एक ही पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है। वापस से एक बार सुनो, तुम अगर 182 डेज इंडिया में हो तो तुम लोग रेसिडेंट कहलाओगे। अगर नहीं हो तो आप सेकंड कंडीशन देखोगे। सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं कि तुम लोग इंडिया में कितना दिन रहने चाहिए? तो 60 दिन मिनिमम इंडिया में रहने चाहिए, मतलब 2 महीना। प्लस प्लस तुम लोग इंडिया में कितने दिन चाहिए? 365 डेज। लेकिन कौन से साल? प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 4 इयर्स। 4 है, ये 4 नहीं है, प्रीसीडिंग 4 इयर्स। प्रीसीडिंग 4 इयर्स म्हणजे सोप्या भाषेत 15, 16, 17, 18 और 18, 19। ये 4 साल में आप इंडिया में एटलीस्ट कितना दिन होने चाहिए? 365। मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन। आप 60 दिन तो इंडिया में चाहिए, ये साल 60 दिन रहो और उसके पहले 4 साल एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रहो, तो देन ओनली यू विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट। आप रेसिडेंट कब कहलाओगे? फिर से सुनो, अगर आप 180 डेज इंडिया में हो तो रेसिडेंट कहलाओगे, या फिर 60 डेज इंडिया में रहो प्लस पिछले 4 साल में आप 365 डेज इंडिया में रहोगे तो आप रेसिडेंट कहलाओगे। दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं होगा। आइदर ऑफ द कंडीशन, पहिली कंडीशन फुलफिल झाली तर दुसरीकडे बघायचं नाही, दूसरा कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो पहले के पास देखने का नहीं। कंडीशंस क्लियर हुए? एनी डाउट इन बेसिक कंडीशन? नो। नो ठीक है, अब ये ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी अपन आता नहीं करना है, लेटर पार्ट मध्ये करना है। ठीक है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी अभी नहीं करने वाले हम लोग, अभी सिर्फ बेसिक कंडीशन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 दिख रहा है? कंडीशन नंबर 2 उसका एक एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन सिर्फ कंडीशन 2 के लिए। कंडीशन 2 क्या पढ़ा आपने? कंडीशन 2 पढ़ा कि इंडिया के अंदर कितने दिन रहना है आपको? इंडिया के अंदर 60 दिन रहना है, 60 दिन प्लस 365 डेज भी इंडिया के अंदर रहना है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, अगर एक पर्सन इंडियन है, अगर एक पर्सन इंडियन है और वो इंडिया के बाहर जा रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? मजा मारने को नहीं जा रहा है, घूमने को नहीं जा रहा है, क्यों जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट करने को जा रहा है। तो देखो जब भी वो वापस आएगा वो इंडिया के लिए क्या लेके आएगा? वो इंडिया के लिए लेके आएगा बाहर के कंट्री का करेंसी लेके आएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट भी सेल्फिश है थोड़ा बहुत, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, चल बाबा जब तू इंडिया के बाहर रहेगा और इंडिया में वापस आएगा तो तेरे को 60 दिन के हम लोग अंदर टैक्स नहीं लगाएंगे। तू जब तक इंडिया में रहता नहीं है, कितना दिन रहता नहीं है? 182 डेज, मतलब द पीरियड ऑफ 60 डेज इन कंडीशन नंबर 2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 182 डेज। अगर आप इंडिया के बाहर क्यों गए हो? इंडिया के बाहर क्यों गए हो बेटा?
एम्प्लॉयमेंट करने के लिए गए हो, क्योंकि बाहर जाओगे और इंडिया के अंदर आओगे तभी तो इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आएगा. ठीक है. वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. 10 मिनिट्स है आपल्याकडे. बेसिक और चीजें ढूंढ लेंगे. ठीक आहे. अब सेकंड कंडिशन या कंडिशन मध्ये अजून एक और है. और आप इंडिया के बाहर गए हो एम्प्लॉयमेंट के लिए और आप इंडियन ओरिजिन हो. इंडियन ओरिजिन म्हणजे आताच पिक्चर लागलाय गदर एक प्रेम कथा 1947 लव स्टोरी टीव्ही वरती. ठीक है. अगर आपके पेरेंट्स का जन्म आपके पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ, मतलब 1947 के पहिले. अनडिवाइडेड इंडिया म्हणजे काय बेटा, 1947 च्या अगोदर तुमच्या आई वडिलांचा किंवा तुमच्या आजी आजोबांचा, आपके पेरेंट्स का या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ अगर इंडियन ओरिजिन है, मतलब 1947 के पहले हुआ है, तो भी आप इंडियन रेसिडेंट कहलाओगे. और आपके 60 डेज का पीरियड कितने डेज से रिप्लेस हो जाएगा? 182 डेज से. 182 days. ही कंडिशन तेव्हाच लावायचे जेव्हा तुम्हाला सांगितलंय. देखो टॅक्स में एक सिंपल चीज बोलता हूं, दिखावे मत जाओ अपनी अक्कल लगाओ. म्हणजे आपला शहाणपणा करायचं नाही. त्यांनी जर स्टेटमेंट मध्ये मेन्शन केलंय की तुम्ही इंडियन ओरिजिन आहात, तुम्ही एम्प्लॉयमेंटला गेलेलात, तुम लोग इंडियन ओरिजिन हो, तुम लोग एम्प्लॉयमेंट पे गए थे, तो ही आपको ये 180 डेज का कंडीशन देखना है. अगर नहीं कुछ ऐसा बोला है तो वी विल फॉलो द प्रीवियस कंडीशन. प्रीवियस कंडीशन क्या है, याद है क्या अपने को? प्रीवियस कंडीशन क्या था अपना? प्रीवियस कंडीशन क्या था? 182 days 180 डेज का था और 60 प्लस 365 का था. plus. हाँ ठीक है. अपने पास 8 मिनिट है. कुछ बेसिक सम कर लेते हम लोग. चलो अब सनी देओल पिक्चर लागला ते टीव्हीवर म्हणून सनी देओलचं एक्झाम्पल घेऊया. ठीक है. अब सनी वॉज अ यूएस सिटीजन. इंडियन सिटीजन नहीं है सनी. ठीक है. सनी इज अ यूएस सिटीजन, केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम, या फिर केम टू इंडिया ऑन, कब आया इंडिया में? 23 अप्रैल 2019 ला तो इंडिया मध्ये आला. ठीक है. और वापस कब गया वो? 22/6/2019. हाँ. अब अपने को क्या ढूंढना है, वो इंडिया में कितने अंदर था. तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे वो बताता हूँ. अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टॅक्स ऍक्ट 1961 सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 अशी हेडिंग टाकून घ्यायची. ऐसा हेडिंग डालने के बाद आपने दो कंडीशन पढ़े. हेडिंग डालोगे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है. और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आप कंडीशन डालोगे. पहला कंडीशन क्या है? 182 डेज. और क्या है? और 60 प्लस 365. ठीक है. आता आपण बघूया हा पर्सन रेसिडेंट होईल की नाही होणार. ठीक है. मेरे को बताओ, अपना कैलेंडर ईयर जनवरी से चालू होता है, लेकिन अपना टैक्स का फाइनेंशियल ईयर कभी से चालू होगा? अप्रैल से. बरोबर. हाँ. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, First step. अक्टूबर, नवंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च. हे आपलं सोल्यूशनच आहे. ठीक है. मेरे को बताओ, अप्रैल में वो इंडिया में आया था क्या? अप्रैल में वो इंडिया में आया? हाँ. किती दिवस, कुठल्या तारखेला एप्रिल मध्ये आला तो इंडिया मध्ये? कितने, कौन से डेट को आया वो? 23 अप्रैल को. हाँ. अप्रैल में कितना दिन होता है? अप्रैल में कितना दिन होता है? अरे कैलेंडर है कि नहीं घरी? हाँ. 31 होता है अप्रैल में. 30 दिन होता है. 30 दिन. बराबर ना. अप्रैल मध्ये असं करा ना, ते अपन करतो ते मोजतो तो नकल्स पे गिनते ना हम लोग. तो अप्रैल में 30 डेज होता है. हाँ. तो 23 को अगर वो इंडिया में आया, दैट मीन्स ही वॉज 8 डेज इन इंडिया. त्यांनी इंडिया मध्ये किती स्टे केला? 8 दिवस. बराबर क्या? अप्रैल का 8 दिन कैसे पकड़ा मैंने? 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल. बराबर. मे महीने में वो किधर भी नहीं गया. गावी जाऊन त्यांनी आंबे खाल्ले. लॉकडाऊन नव्हता तेव्हा.
म्हणून त्यांनी गावी जाऊन आंबे खाल्ले. तो 31 डेज मई के वो इंडिया में है, बराबर. जून के कौन से डे को वो गया? 22. 22 को. देखो, एक तो आने का दिन 22. छोड़ने का या तो जाने का दिन छोड़ने का. मतलब अगर मैं 22 छोड़ रहा हूँ तर जूनचे किती दिवस तो इंडियामध्ये राहिला? 21 डेज. जरा हे सगळे आणि बाकी सगळ्या महिन्यांमध्ये ही वॉज नॉट इन इंडिया. ही वॉज नॉट इन इंडिया, बराबर. ये सारे महीने में ही वॉज नॉट इन इंडिया. तो मेरे को इन सबका टोटल बताओ. टोटल कितना आ रहा है इन सबका टोटल? 60. It will come 40 around days. 50-60 days, I think, ना. हाँ सर 60. तो इन सबका टोटल सॉल्यूशन आ रहा है 60 डेज. ठीक है. 60 days. अब अपना कंडीशन बोलता है कि शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज. ही शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज. तो ही इज नॉट फुलफिलिंग द फर्स्ट कंडिशन, कारण की तो इंडिया मध्ये किती दिवस है? 60 डेज. ही इज नॉट 60 days फुलफिलिंग द only. फर्स्ट कंडीशन. दूसरा, वो 60 डेज तो इंडिया में है, बट ही इज नॉट प्रेजेंट फॉर 365 डेज इन इंडिया in the last 4 years because he is a US citizen. और शायद से वो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम आया है. अभी यहाँ पे ऐसा बोला नहीं था, लेकिन हमने इसको अज्यूम किया. यहाँ पे ऐसा बोला नहीं था क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला है क्या? सनी वॉज इन इंडिया फॉर मेनी इयर्स अगो, ऐसा कुछ बोला है? नहीं. मतलब जितना दिया है उतना ही कंडीशन अज्यूम करोगे तो आपका आंसर रहेगा Sunny will be non-resident of India because he is not fulfilling both the basic conditions. कळलं मी काय बोललो? सॉल्यूशन एग्जैक्टली कैसे लिखना है मैं आपको कल दिखाऊंगा. अभी सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया. सम समझला? ये सम आपको बोर्ड एग्जाम में, मतलब आपके कॉलेज के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क्स को आएगा. 8 मार्क्स को आएगा. ठीक है, 8 मार्काला येणार. आणि सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए ये इंटरनल्स में आएगा आपको. तो आपको डबल बेनिफिट है सेल्फ फाइनेंसिंग वालों को. और टीवाय बीकॉम आपको ये सम 8 मार्क्स को आ सकता है. जर पाप केलं नसेल तर 15ला पण येतो कधी कधी. ठीक है, तो ये 2 टाइप्स है इसके. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं. सेकंड एक्झाम्पल आपली आर्ची परीक्षामधली आर्ची. ठीक आहे, आर्ची इज अ इंडियन सिटीजन. डेफिनेटली आपण बघितले तिला पिक्चर मध्ये, तर आर्ची इंडियन सिटीजन आहे. शी वेंट टू यूके फॉर फर्दर स्टडीज. शी वेंट टू यूके फॉर फर्दर स्टडीज अँड केम ऑन 26 म्हणजे ती जून मध्ये आली. आपण एप्रिल तिथे महिने लिहून घ्या. मे, जून, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अब मेरे को बताओ कि अप्रैल महीने में अर्ची इंडिया में थी क्या? No. एप्रिल महिन्यात अर्ची इंडियामध्ये नव्हती. मे महिन्यात नव्हती. नव्हती. जून महिन्यात आली का? हो. हा, जून महिन्यात पाऊस पडणार म्हणून ती आली. ठीक आहे, जून महिन्यात आली. किती तारखेला? कौन से डेट को आई? 26/6/2019. ठीक आहे, म्हणजे जून मध्ये किती दिवस असतात? कितना दिन है 30. जून में? 30 दिन. 30 में से वो 5 दिन इंडिया में थी क्योंकि 26 तारीख को आई वो. जुलाई पूरा महीना इंडिया में थी. जुलाई 31 का होता है. ऑगस्ट पण 31 चा असतो. पूर्ण महिना इंडिया मध्ये होती. सप्टेंबर पूरा महीना इंडिया में थी. अक्टूबर भी पूरा महीना इंडिया में थी. नवंबर का पूरा महीना इंडिया में थी. और दिसंबर के कौन से तारीख को वापस गई? 5 तारीख को. तो 4 दिन इंडिया में. जरा इसको कैलकुलेशन करो, या सगळ्यांची बेरीज करा. जरा कैलसी लेके बैठो जरा, कल से तो इजी पड़ेगा अपने को फटाफट करने को. वी हैव ओनली 1 मिनिट. हाँ, 131 डेज. आपण फटाफट सोल्यूशन करू याचं. 131 डेज. कल भी प्रोबेबली सेम टाइम पे लेक्चर रहेगा. ठीक है, 131 डेज. ही इज
she is not fulfilling the first condition of 182 days. 2 days.